गुड इवनिंग। चलिए हम लोग देखते हैं, इससे पहले क्लास में हम आपको मौर्य काल के बाद भारत पर हुए विदेशी आक्रमण की बात किए थे, और इस विदेशी आक्रमण में कल हमने आपको बताया था आईएसपीके बता दिए थे। आई से होता है इंडो ग्रीक, स से होता है शक, पी से होता है पहलव। कुषाण नहीं बताए थे, आज बताना है कुषाण। थोड़ा रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोग को भी सहूलियत होगी। थोड़ा रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोग को भी क्या होगी, सहूलियत होगी। इंडो ग्रीक आई से क्या था, आईएसपीके। आई से होगा इंडो ग्रीक। ये सोना की शुद्ध सोना का सिक्का, गणित, ज्योतिष, लेखायुक्त के प्रसिद्ध थे। इसमें ये हिंदुकुश पर्वत के आसपास के थे। डेमेट्रियस था, मिनांडर था, हेलियोडोटस था। इसमें यमन में 3 आक्रमण याद रखेंगे। यमन यानी इंडो ग्रीक, आईएसपीके जो याद रखेंगे उसमें डेमेट्रियस, मिनांडर और हेलियोडोटस। डेमेट्रियस, मिनांडर, हेलियोडोटस। डेमेट्रियस, मिनांडर, हेलियोडोटस। डेमेट्रियस, मिनांडर, हेलियोडोटस। समझा कि नहीं? मिनांडर के लिए पुस्तक चर्चा है मिलिंद पन्हों। मिनांडर की पुस्तक की चर्चा मिलिंद पन्हों में। हेलियोडोटस का एक अभिलेख है, गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख। तो ये हो गया आपका इंडो ग्रीक में। इसके बाद आते हैं शक। शक में देखिएगा ध्यान से, तो शकों के बारे में पढ़ा दिए। इनके राजाओं को क्षत्रप कहते हैं। इसकी कई शाखाएं थी, शकों की कई शाखाएं थी, जिसमें मथुरा के शक शासक थे। मथुरा के शासक थे ये लोग अलग अलग जगहों पे, जिसमें हम आपको बताए थे सबसे प्रमुख शक शासक का नाम था रुद्रदामन। बाकी आप किसी को नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रदामन था, रुद्रदामन सबसे प्रमुख था। रुद्रदामन जो थे ये वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया था। रुद्रदामन जो है यह जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, रुद्रदामन की जानकारी मिलती है और अष्टांगुप्त की जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। इससे किसकी जानकारी मिलेगी? चंद्रगुप्त मौर्य की। क्या जानकारी मिलेगी चंद्रगुप्त मौर्य की? तो संस्कृत में लिखी इस अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कल हम यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे। कल हम आपको यहाँ तक पढ़ा दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम आपको कल पढ़ा दिए थे, उसके आगे बढ़ेंगे। पहले को याद नहीं रखना है, मिथ्रेडेटस संस्थापक याद नहीं रखना है। पहले को आपको याद रखना है कुषाण। आपको याद रखना है कुषाण। कुषाण पढ़ाने से पहले हम एक बार दोबारा से आपके सामने टाइमलाइन की बात करते हैं। दोबारा से हम किसकी चर्चा करेंगे? हम आपके सामने टाइमलाइन की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे बाबू? टाइमलाइन की हम चर्चा करते हैं। टाइमलाइन में हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज की, कौन से टाइमलाइन में क्या हुआ था, कौन सी घटना किस टाइमलाइन में हुई थी। तो हम लोग टाइमलाइन देखते हैं। तो टाइमलाइन में देखिए सबसे प्रमुख टाइमलाइन में अलग अलग टाइमलाइन थे सब। कौन कौन टाइमलाइन बताइए बाबू, कुछ बता सकते हैं टाइमलाइन के बारे में? पहला टाइमलाइन क्या याद रखेंगे? बोलिए। पाषाण काल। पहला काल क्या था? पाषाण काल। दूसरा काल क्या होगा? पाषाण काल के बाद दूसरा काल क्या होगा? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद अगला काल कौन सा होगा? सिंधु सभ्यता के बाद अगला काल कौन सा होगा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद अगला काल कौन सा होगा? वैदिक काल के बाद बता सकते हैं? महाजनपद। महाजनपद। महाजनपद के बाद काल कौन सा होगा? आईएसपीके। आईएसपीके। आईएसपीके के बाद कौन सा काल होगा? इतिहास के कालखंड को याद रखेंगे। चलिए हम इतिहास के कालखंड को याद रखेंगे, तो हम इसको लिखते चलते हैं। ये आपको मन होगा तो आप कॉपी में बना भी लीजिएगा। यहाँ पे है आपका पाषाण काल। यहाँ पे क्या है? पाषाण काल है। ये हमेशा दिमाग में रहेगा तो ठीक रहेगा। पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हड़प्पा। हड़प्पा के बाद वैदिक काल। वैदिक काल के बाद महाजनपद। महाजनपद में मगध महाजनपद था। उसके बाद आईएसपीके। आईएसपीके, ठीक है। कुषाण जब खत्म हो जाते हैं तो गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड खत्म होता है तो वर्धन वंश। 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 गुप्ता पीरियड खत्म होगा तो वर्धन वंश। वर्धन वंश में हर्षवर्धन मरता है तो प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाती है। प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाती है। बताएंगे ये लगभग कितना वर्ष पहले था? ये लगभग होगा आपका 10,000 ईसा पूर्व था। 10,000 ईसा पूर्व। और सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे 2300 से लेकर 1750 ईस्वी तक। ये 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक। हम यहाँ तक बताए थे महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध था। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था? मगध था। 16 में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? मगध। मगध पर शासन कितने राजवंशों ने किया? 7 राजवंशों ने किया था। पहला कौन सा था? हर्यंक वंश। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था बाबू? हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद कौन सा था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश याद कीजिए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा था? नंद वंश। नंद वंश को मार दिया मौर्य वंश। सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सा था? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद सातवाहन। कर्ण वंश के बाद सातवाहन। कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश। अब हम आपको क्या पढ़ाना है बताइए? हिंद यूनानी पढ़ा दिए। ये मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए थे। हिंद यूनानी सोने का सिक्का, गणित और ज्योतिष के विद्वान थे। हिंद यूनानी इसमें 3 राजा डेमेट्रियस, मिनांडर और डेमेट्रियस था, मिनांडर था और हेलियोडोटस था। हेलियोडोटस था। 3 राजा थे। शकों में सबसे प्रमुख राजा कौन था? रुद्रदामन था। रुद्रदामन का कौन अभिलेख मिला है? जूनागढ़ अभिलेख मिला है। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाए गए सुदर्शन झील की चर्चा। पहले पढ़ना नहीं है, कुषाण पढ़ना है। कितने लोग रेडी हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे कुषाण और गुप्त। कुषाण और गुप्त ये दोनों बहुत बड़े राजवंश हैं। कुषाण और गुप्त बहुत लंबा टाइम खींचते हैं सब, ये बड़े राजवंश हैं सब। समझ गया? कुषाण, गुप्त और वर्धन ये तीनों। हालांकि हर्षवर्धन जब मरता है, हर्षवर्धन मरता है तो प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है। हर्षवर्धन मरता है तो प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। आपके दिमाग में नक्शा आना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। बोलिए। वी आर रेडी सर? यस। आप लोग रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। रेडी? तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। तो पहले थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। थोड़ा सा कुषाण वंश। कुषाण वंश ये सबसे बड़े मरखा थे सब। ये मध्य एशिया में थे सब। कहां से? सेंट्रल एशिया में से। मध्य एशिया के रहने वाले थे सब। शैव धर्म को मानते थे सब। किसको मानते थे? शैव धर्म के। इसमें एक शासक था जिसका नाम था कुडुल। कुडुल कडफिसस। कुडुल कडफिसस। दूसरा था भीम कडफिसस। भीम कडफिसस। भीम कडफिसस था। और तीसरा था कनिष्क। तीसरा था कनिष्क। एक बात को याद नहीं रखना है। हाई दोनों को काम के नहीं। आपको पढ़ना मेनली कनिष्क के बारे में। आपको मेनली किसके बारे में पढ़ना है? कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में आपको ये चीज पढ़ा दिए हैं। कनिष्क को एक और नाम से जाना जाता था। हमको कोई बता सकता है? कनिष्क के बारे में बताया था, इसका एक दूसरा नाम भी था। इसने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में कराया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इसी के समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। खुद कनिष्क महायान सरकार को मानने वाला था। बता सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या था? कनिष्क को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। सेकंड अशोक।
सेकंड अशोक कहते हैं इसे, द्वितीय अशोक। तो बताइए कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल कटफिसस, उसके बाद आएगा भीम कटफिसस। इन लोग के बारे में पढ़ना ही नहीं है, मेनली पढ़ना है कनिष्क के बारे में, मेनली पढ़ना है किसके बारे में, कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क की एक जानकारी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको पता है, ये बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था, हीनयान को मानता था या महायान को मानता था, हीनयान को मानता था या महायान को मानता था। देखिए या महायान को मानता था, क्योंकि महायान के लोगों का कहना था कि कुछ बदलाव हो सकते हैं, हीनयान का कहना था कि नहीं बदलाव हो सकते। इसके समय बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति हुई थी, चौथी संगीति हुई थी। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था, पटना पर आक्रमण करके यहाँ के सबसे बड़े अश्वघोष को लेकर चला गया। किसको लेकर चला गया, अश्वघोष को लेकर चला गया। किसे लेकर चला गया, अश्वघोष को। तो कनिष्क कहां पर आक्रमण किया था, पटना पर। कनिष्क कहां आक्रमण किया था, पटना। अब हम कनिष्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो दिमाग में बैठ गया कि कुषाण वंश के बारे में जो पढ़ना है उसमें कुडुल कटफिसस के बारे में कुछ खास नहीं है, भीम कटफिसस के बारे में कुछ खास नहीं है, मेनली पढ़ना है कनिष्क के बारे में। यहां तक में किसी को दिक्कत तो बोला जाए, तब हम चलते हैं कनिष्क कुषाण के बारे में। कुषाण के संस्थापक कुडुल कटफिसस संस्थापक थे, ये लोग सिक्के वगैरह पे थे। भीम कटफिसस थे, इन्होंने महेश्वर वगैरह की उपाधि धारण किया था, त्रिशूल की आकृति दिया था, शैव धर्म को मानते थे, नंदी वगैरह को मानते थे ये लोग। अगला देखते हैं हम लोग कुषाण के बारे में। सबसे मेन है कनिष्क, सबसे मेन है कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया और इस अवसर पे कैलेंडर जारी किया, जिस कैलेंडर को शकों ने चुरा लिया और नाम हो गया शक संवत। इस कैलेंडर को शकों ने चुरा लिया और नाम हो गया शक संवत। इस कैलेंडर को शकों ने चुरा लिया और नाम हो गया शक संवत। आगे बढ़े। राज्याभिषेक 77 ईस्वी में कराया, इसने कैलेंडर जारी किया, इस कैलेंडर को चुरा लिया, शकों ने शक संवत हो गया। इसकी राजधानी पेशावर थी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। मथुरा इसकी सांस्कृतिक राजधानी थी, कश्मीर में था। इसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक, सेकंड अशोक कहा जाता है। इसे द्वितीय अशोक कहते हैं। इसने शकों ने इसका कैलेंडर चुराया था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, तो शकों ने इसका कैलेंडर चुरा लिया कब, 78 ईस्वी में। इसने उपाधि कैसर या सीजर की उपाधि दिया था। इसके दरबार में बहुत विद्वान रहते थे, पास नामक विद्वान रहते थे कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष को कहां से आक्रमण करके लाया था, पटना से। वसुमित्र रहते थे इसके दरबार में, अश्वघोष और वसुमित्र रहते थे। तो पार्श्व, नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वसुमित्र, अश्वघोष और वसुमित्र, ये इसके दरबार में विद्वान रहते थे। बताइए भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। नागार्जुन को, वेरी गुड। चरक क्या थे, वैद्य थे, चरक वैद्य थे यहाँ पर। अश्वघोष को पाटलिपुत्र से लेकर चला गया था, अश्वघोष को पाटलिपुत्र में से लेकर चला गया था। कनिष्क के बारे में समझ में नहीं आया, कनिष्क अश्वघोष को पाटलिपुत्र से लेकर चला गया था। आगे बढ़े। अश्वघोष को कहां से लेकर गया था, पाटलिपुत्र से लेकर गया था। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी, कुषाण के समय हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। यहाँ बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था इसी के समय, हीनयान और महायान को। यह स्वयं किस शाखा को मानता था, या किस शाखा को मानता था, हीनयान को कि महायान को। यह स्वयं महायान को मानता था। इसका व्यापार मिस्र से भी होता था। चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला कौन था, कनिष्क था। चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला कनिष्क था। किस शाखा को मानता था, महायान को। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके समय हुआ, कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क से सवाल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, कनिष्क से सवाल पूछने पर आप बता देना चाहिए आपको। कनिष्क से सवाल पूछेंगे तो आप बता देंगे। रेडी। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, कनिष्क को कहते हैं, कनिष्क को। आगे बढ़ जाते हैं। कनिष्क मध्य एशिया के कुषाण थे सब। बताइए कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कितने ईस्वी में कराया, कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक कितने ईस्वी में करवाया था। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था, 78 ईस्वी में। कनिष्क के राज्याभिषेक के समय जो कैलेंडर जारी किया था, इस कैलेंडर को अत्यधिक उपयोग तथा चुराने का काम किसने किया था, कनिष्क के कैलेंडर को चुराने का काम किसने किया था, शकों ने किया था, शक शासकों ने किया था। शक शासकों ने कनिष्क के कैलेंडर को चुरा लिया था। शक शासकों में कितने लोग बता सकते हैं, सबसे महान शक शासक कौन था, सबसे महान शक शासक कौन था। सबसे महान शक शासक का नाम रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सालों पहले ही करा दिया था। बताइए सुदर्शन चक्र की, सुदर्शन झील की चर्चा रुद्रदामन के किस अभिलेख में है, सुदर्शन झील की चर्चा रुद्रदामन के किस अभिलेख में है, किस अभिलेख में है। आगे बढ़े। कुछ समझ में आ गया। तो हिंद यूनानी, यहाँ पे डेमेट्रियस, मिनांडर और यहाँ पे तीन राजाओं के नाम बताइए। किसका नाम बोले हम, कौन सा, तीनों राजाओं के नाम बताइए। हिंद यूनानी में तीनों राजा का नाम। हेलियोडोटस, डेमेट्रियस और मिनांडर। हेलियोडोटस, डेमेट्रियस और मिनांडर। शकों में सबसे प्रमुख कौन था, रुद्रदामन। कुषाण में सबसे प्रमुख कौन था, कुषाण में सबसे प्रमुख कनिष्क। 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था। चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार कर दिया था, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके यहाँ के सबसे बड़े विद्वान अश्वघोष को लेकर चला गया था। कनिष्क जो था रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान। स्वयं कनिष्क महायान शाखा को मानता था। इसके दरबार में अश्वघोष रहते थे, वसुमित्र रहते थे, चरक रहते थे, नागार्जुन रहते थे। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। कनिष्क खत्म, कनिष्क खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं गुप्ता पीरियड में। भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को कहा जाता है। आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गुप्ता काल को। गुप्त काल में एक से एक शासक हैं सब। गुप्ता पीरियड में एक से एक शासक हैं। गुप्त काल, कुषाणों के सामंत थे गुप्त, यानी कुषाणों की नौकरी करने वाले थे गुप्त, लेकिन बहुत ही योग्य शासक थे गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे गुप्त वंश, कुषाणों के सामंत करते थे। भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनकी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे, लेकिन श्रीगुप्त कभी भी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाते हैं। इस गुप्त का पहला शासक जो स्वयं को राजा की उपाधि धारण करता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो कहेगा गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इसने लिच्छवी की एक महिला कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी वैशाली में है, बिहार में है। लिच्छवी की एक महिला कुमार देवी से विवाह किया और जो सिक्का चालू किया उसमें एक और राजा एक और रानी का प्रस्ताव था। तो उसे राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया और गुप्त वंश, गुप्त संवत की स्टार्टिंग कर दिया, उपाधि धारण किया था। इसका बेटा का नाम क्या था, समुद्रगुप्त। इसके बेटा का नाम समुद्रगुप्त। बताइए तीन राजाओं का नाम यहाँ चर्चा हो गया, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। यहाँ गुप्ता पीरियड आपको हम पढ़ाते हैं, फटाफट आप लोगों को बताना है।
ये वाली पीडीएफ दे दीजिए सर प्लीज, ये वाला पीडीएफ दे, ये वाला लो, अपलोड। चलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप बताएंगे। गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया, कहां पर विवाह किया था? विवाह बहुत याद रखना है, लिच्छवी में, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने विवाह कहां किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था लिच्छवी में, और लिच्छवी की रहने वाली थी कुमार देवी, जिसका बेटा था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी का पुत्र लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र, क्योंकि समुद्रगुप्त की मम्मी लिच्छवी की रहने वाली कुमार देवी थी, जिनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया था, राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया था। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखा जाए। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, इस वंश का पहला वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी से शादी किया जो लिच्छवी की रहने वाली थी। इसके बेटा का नाम समुद्रगुप्त, जिसे कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र। समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र, और इस वंश में समुद्रगुप्त सबसे योग्य था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। इसके बचपन का नाम कांच था, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं, इसे बचपन का नाम कांच था, इसे लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं। ये तो हम आपको बता दिए थे, लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लिच्छवी दौहित्र? चलिए समझते हैं हम लोग ध्यान से। बाबू लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है हम लोग को। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच, सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त। इसके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, इसके दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन था। हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसके विजय गाथा की चर्चा है? समुद्रगुप्त के विजय गाथा की चर्चा है। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता था कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात यह भारत के किसी भी साम्राज्य में जाएंगे या इसी का क्षेत्र था, चाहे पश्चिम में हो या पूर्व में हो या दक्षिण में हो, इसी का साम्राज्य था। इसका घोड़ा चाहे जहां से पानी ले सकता था, अर्थात ऐसा नहीं कि सुबह शाम इसका घोड़ा इधर से उधर पानी पीने के लिए भागता था। इसका अर्थ हुआ कि यह चीज चाहे जिस क्षेत्र में जाएगा, क्षेत्र इसी का था। इसके घोड़े के बारे में कहा जाता है कि इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। किसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था? इसका घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? 3 समुद्र का पानी पीता था। आगे बढ़ते हैं। इसे कविराज की उपाधि धारण किए थे, इसे वीणा बजाते देखा गया था, सिक्कों पर इसे वीणा बजाते देखा गया था। इसके सिक्के मयूर शैली के थे। चलिए दोबारा देखते हैं हम लोग समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को दोबारा देखते हैं। बचपन का नाम कांच, सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त, दरबारी कवि का नाम हरिसेन। हरिसेन का कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कनिष्क ने कौन सी उपाधि? कविराज। सिक्कों पर कौन सा सिक्का? मयूर शैली का सिक्का। सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। इसके विजय की चर्चा किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, 3 समुद्र का पानी पीता था। इसी से श्रीलंका के राजदूत ने भारत में एक मंदिर बनाने की बात बोला था। श्रीलंका के राजदूत ने भारत में मंदिर बनाने की बात बोला था, जिसको समुद्रगुप्त ने एक्सेप्ट कर लिया था और मंदिर बनाने की आज्ञा दे दिया था। मंदिर बनाने की आज्ञा दे दिया था। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि श्रीलंका के शासक ने भारत के किस शासक से मंदिर बनाने की, बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। किसने मांगी थी? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अनुमति दिया था या नहीं दिया था? बताएं तो। समुद्रगुप्त ने अनुमति दिया था कि नहीं दिया था? दे दिया था अनुमति। अभी हम पढ़ रहे हैं गुप्ता काल, उसके बाद पढ़ेंगे वर्धन वंश। गुप्त वंश और गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश। कुषाण से अलग हुए गुप्त, गुप्त से अलग हुए वर्धन। कुषाण से अलग हुए गुप्त, गुप्त से अलग हुए वर्धन। गुप्त से अलग हुए वर्धन। याद हो गया? चलिए तो आपको समुद्रगुप्त याद हो गया? समुद्रगुप्त में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद अगला आता है शासक रामगुप्त। रामगुप्त। रामगुप्त का विवाह होता है ध्रुव देवी से। ध्रुव देवी रामगुप्त को पसंद नहीं करती है और रामगुप्त की हत्या कर देती है और अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लेती है। अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लेती है। देवी जो है अपने पति को ड्राम में पैक करती है, नीला ड्राम में। अपने पति रामगुप्त की हत्या कर देती है और इसके भाई अर्थात देवर चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर देती है। इसकी पुस्तक, इसकी चर्चा देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में है। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में है। देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में है।
इसकी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम के नाम में पुस्तक में है। पहला ड्राम में पैक होने वाला आदमी हमको लगता है ये रामगुप्त था। रामगुप्त था। अगला शासक कौन बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ध्यान से देखना विडंबना इस देश की। अब कैसे तुम कहोगे हमको बिलीव नहीं करते, विडंबना देखो इस देश की। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अगर कहा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस लिए प्रसिद्ध था, तो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अब आप बताओ। सर इसका नाम मुस्कान देवी होना चाहिए। अच्छा ड्रामा में पैक की थी, इसका नाम मुस्कान था क्या? चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते थे। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में सबसे प्रमुख नवरत्न का नाम था कालिदास। नवरत्न में सबसे प्रमुख नवरत्न का नाम क्या था? कालिदास। कालिदास था। इन्होंने विवाह किसे कर दिया? ध्रुव देवी से कर दिया। किसे विवाह किया? ध्रुव देवी से। शकों का सर्वनाश कर देने वाले, शकों को नष्ट करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका सर्वनाश कर दिया? शक राजाओं का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चालू किए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। शकों का सर्वनाश करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इसने चांदी का सिक्का चालू किया था। इसके समय सर्वाधिक हिंदू धर्म का विकास हुआ। न्याय के लिए प्रसिद्ध था यहाँ पर। इसके समय चीनी विद्वान आया था फाहियान। चीनी विद्वान आया था फाहियान। फॉसे फो क्यू की। इसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध था। सर्वाधिक विकास हिंदू धर्म का हुआ था। इसने 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें सबसे प्रमुख नवरत्न कालिदास रहते थे। इसके दरबार में विदेशी यात्री फाहियान आया था। फाहियान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। आगे बढ़े। फो क्यू की। इसने विवाह किससे किया? कुमार देवी से विवाह कर लिया था, जिसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में है। देवी चंद्रगुप्तम में है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में एक लौह स्तंभ बनाया था जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। मेहरौली में एक लौह स्तंभ बनवाया था जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। मेहरौली में एक लौह स्तंभ बनवाया था जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। आज तक जंग नहीं लगा है। आगे बढ़े। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त वंश में एक से एक विद्वान है सब। गुप्त वंश में एक से एक विद्वान है सब। अगला शासक देखते हैं लोग। अगला शासक कुमार गुप्त आता है, नालंदा विश्वविद्यालय बनाता है। कुमार गुप्त ने क्या बनवाया? नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। स्कंद गुप्त था जो सुदर्शन झील था उसका पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इस वंश का अंत हो गया। हुंडों के आक्रमण के कारण इस वंश का अंत हो गया। बताएंगे ध्यान से। गुप्त वंश के अंत का कारण क्या था? हुंड आक्रमण। गुप्त वंश के अंत का कारण क्या था? हुंड आक्रमण था। हुंड आक्रमण था यहाँ पे। गुप्तों ने 2 गुफाओं का निर्माण कराया था। एक अजंता की गुफा और दूसरा बाघ की गुफा। अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। अजंता की गुफा और बाघ की गुफा का निर्माण कराया था। तो गुप्त काल में हम यहाँ देखते हैं गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में देखते हैं संस्थापकों के नाम। तो गुप्त पीरियड में सबसे पहला संस्थापक आता है श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया कुमार देवी से, लिच्छवी की रानी थी और इसके बेटा का नाम हुआ समुद्रगुप्त, जिसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। इसे बचपन का नाम कांच था। सबसे प्रतापी शासक था। इसके दरबार में हरिसेन रहते थे। हरिसेन की पराक्रम शस्त्री अभिलेख है। समुद्रगुप्त ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त को सैनिक वेशभूषा तथा वीणा बजाते हुए देखा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। श्रीलंका के विद्वान श्रीलंका के राजा ने भारत में एक इन्होंने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगा था। समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त ड्राम में पैक हो गया। समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त ड्राम में पैक हो गया। किसने पैक कर दिया उसको? देवी ने किया। ध्रुव देवी ने पैक कर दिया। फिर अगला शासक कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसने विक्रमादित्य की उपाधि किसे हरा कर लिया था? बताइए तो। किसे हरा कर विक्रमादित्य की उपाधि तथा चांदी का सिक्का चालू किया था? किसे हरा कर विक्रमादित्य की उपाधि तथा चांदी का सिक्का लिया था? वेरी गुड। इसने शकों को हरा दिया था। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख थे कालिदास रहा करते थे। इसके दरबार में विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान की पुस्तक का नाम है फाहियान आया था जिसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की। फो क्यू की। इस वंश का अगला शासक में देखेंगे कुमार गुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। इस वंश का अंतिम अगला शासक स्कंद गुप्त था जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। हुंड आक्रमण के कारण यह वंश अंत हो गया। इसी के समय अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया था। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये हो गया आपका गुप्त वंश। क्या हो गया? गुप्त वंश। अब बचेगा गुप्त वंश। जब खत्म हुआ तो इन्हीं के सामंत, इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के छोटे कार्यकर्ता कहिए, उन्होंने वर्धन वंश की स्थापना किया। किस वंश की स्थापना किया? वर्धन वंश की स्थापना किया। हो गया? सर जी आप चैट नहीं पढ़ रहे हैं? बाबू इतना तेजी से आप लोग कमेंट करते हो कि पढ़ने नहीं जाता है। मैं क्या करूं? आप लोग इतना तेजी से कमेंट करते हैं कि मैं क्या करूं? चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे का क्लास मंडे को देखेंगे।